Hello, good afternoon. You're watching DD India and DD News. I'm Preeti, with me is Nikhil, and we're here for a special edition of Atmanirbhar Bharat every day, wherein we get you one special topic which talks of our run-up towards achieving the Atmanirbhar, the self-reliant Bharat, the self-reliant India we all are aspiring for. And today we will talk of the role of science and technology. Edward Teller had said that science of today is the technology of tomorrow. Prime Minister Narendra Modi has time and again emphasized how scientific prowess can provide lasting solutions to the challenges faced by the nation. Prime Minister delivered the inaugural address at the India International Science Festival 2020. Now, this festival was launched in 2015. That is the India International Science Festival, and it works towards promoting science and technology. It aims at engaging the public with science, celebrating the joy of science, and further showing how science, technology, engineering, and mathematics, that is STEM, can provide solutions to improve our lives. बिल्कुल धन्यवाद प्रीति। नमस्कार दर्शकों। और जिसको कहते हैं कि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कुछ भी अछूता नहीं है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। ये विज्ञान के लिए कहा गया है कि जहां से देखो इसका विस्तार, इसका फलक इतना बड़ा है कि कोई भी चीज हमारे जीवन में आती है वो विज्ञान से जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि इस दौर में कुछ नया करके दिखाओ, विज्ञान की ताकत को सबको समझाओ, और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता हमें अचीव करनी है, हमें पानी है। किस तरह से विश्व कल्याण के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है, इस पर हम अगले 1 घंटे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताएं कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और अनुसंधान का वातावरण सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कल भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक समृद्ध विरासत है और हमारा तकनीक उद्योग वैश्विक समस्याओं को हल करने में सबसे आगे है, लेकिन भारत और अधिक करना चाहता है, उसकी भूख अभी मिटी नहीं है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को भारत और भारत की प्रतिभा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रयास करेगी। आज हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उस ह्यूमन स्पिरिट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें लगातार इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रेंड्स, इंडिया हैज ए रिच लीगेसी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आवर साइंटिस्ट हैव डन path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले पाठ्यपुस्तकों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब शोध और नवोन्मेष पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल
देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। Prime Minister also said that Atal Innovation Mission and Atal Tinkering Labs complement the new education system. एजुकेशन सेक्टर में जो ये बदलाव किए जा रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भी शुरू किया गया है। ये मिशन इंक्वायरी को, एंटरप्राइज को, इनोवेशन को एक प्रकार से सेलिब्रेट करता है। इसके तहत देश भर के अनेक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स तैयार किए जा रहे हैं, जो इनोवेशन के नए प्लेग्राउंड सिद्ध हो रहे हैं। इन लैब से हमारे स्कूलों में साइंस से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। All right, how important is the role of science and technology not only in our lives but also for the progress of the country ahead? We'll talk about it with guests. We're joined in by three guests. Mr. Shekhar C. Mande, he's Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and also DG CSIR. We're also joined in by Mr. Jahan Sahasrabudhe, he is National Organizing Secretary, Vibha, and Dr. Akhilesh Gupta. He is a Senior Advisor, Department of Science and Technology. Thank you so much, all of you, for joining us on Atmanirbhar Bharat this afternoon. Mr. Mande, first, I would want you to, talk and explain to us in detail when we talk of the scientific temperament, or when we talk of progress of science and technology, how far have we come from superstitions, from the age of superstitions earlier to this day when, crops like rice is being cultivated in areas with water scarcity. Also to this day when we have deep sea missions, we have, plans ahead, we have ambitions ahead. How far have we come when we talk of science and technology in the country? See, first of all, we have to recognize that we have a very rich tradition of science and technology in the country. Honorable Prime Minister also alluded to that very briefly when he said about our traditions. And if you have seen that when I started my welcome to Honorable Prime Minister to this particular function yesterday, yes, Upanishads of Yogi Yajnavalkya and the conversation of him with Gargi, and Gargi asked him a very deep philosophical questions, and that philosophy emerges in Indian tradition, and science and technology essentially is this curiosity about what you see around us and trying to understand that, and that's exactly the conversation between Yajnavalkya and Gargi is, and that tradition has continued over ages till recently. And I also mentioned about COVID-19, which Prime Minister also said he was proud of Indian scientists and technologists about that. So the science and technology has played a very stellar role of where we are today, and a number of examples that we can actually see in our society around us that what it has done. Who would have thought in the decade of 70s and 80s when India was trying very hard in the space program, and there were several failures, and Professor Satish Dhawan, a fantastic leader at that time, took failures in his stride and made sure that our space program succeeds. And Prime Minister yesterday alluded to that as well. He said that because of the space program what we have here, today the space is actually very well developed in India, the entire space program. And as therefore the science and technological, all the things that we have done over the years is to the benefit of our people and to the global welfare in general. So that's what I would say, that we have had a very rich tradition, and the tradition has helped us in getting us where we are today. बात होगी कि विज्ञान के क्षेत्र की, विज्ञान के प्रसार की, विज्ञान कहाँ तक पहुँच गया है और विज्ञान के जरिए हम आकाश के अनंत ऊंचाइयों को और सागर की अतल गहराइयों को नाप रहे हैं। जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसके जरिए जहाँ विज्ञान
की पहुंच ना हो। जब विज्ञान की पहुंच की बात होती है तो बात ये भी होगी कि किस तरह से ये जो गरीब से गरीब व्यक्ति है हमारे देश में, जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक या जो सबसे एक निरीह व्यक्ति है, वहां तक विज्ञान का जो चमत्कार है, जो विज्ञान का लाभ है, वो कैसे पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत का सपना शायद तभी सच हो सकेगा। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, कैसे ये सपना सच हो सकेगा? विज्ञान का जो प्रसार है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो पंक्ति में खड़ा है, ये कैसे संभव होगा? देखिए, विज्ञान, जैसा डॉक्टर मांडे ने बताया कि भारत हमेशा अग्रणी रहा है विज्ञान के क्षेत्र में जी, और ये प्राचीन काल से ऐसा रहा है। आज के अगर परिवेश में देखें तो जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि विज्ञान एक एनेबलिंग टूल्स की तरह यूज किया जा रहा है। आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आज देश में गांव-गांव तक पहुंची है और जो गरीब से जोड़ने का काम कर रही है, उसमें चाहे उसको आर्थिक तौर पे देखें या सामाजिक तौर पे देखें, बैंकिंग सिस्टम देखें, आज का जो देखें कि हमारे देश में कोने-कोने तक जो लोग हैं वो मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नया कार्यक्रम उसकी घोषणा की है, पीएम वाणी, जिसके तहत गांव-गांव तक वाईफाई पहुंचाया जाएगा, जिससे गरीब से लेकर के और हर व्यवसाय के लोग, खासतौर से जो गरीब स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर हैं, वहां तक बात पहुंचेगी। तो जो जिस तरीके की बदलाव इस देश में इस पिछले कुछ वर्षों में आया है, वो न केवल अद्भुत है, बट उसका एक आयाम पूरा बदला गया है। तो मैं एक जिक्र करना चाहूँगा यहाँ कि जैसे पिछले कुछ 6-7 वर्षों में ही भारत ने जो उपलब्धियाँ विज्ञान के क्षेत्र में जो पाई हैं, वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में ही भारत 6ठे स्थान से 3रे स्थान पे आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन। और ये आसान नहीं था। हमने जापान और रशिया और यूके और जर्मनी जैसे देशों को पछाड़ करके हम आगे बढ़े। हम 3रे पोजीशन से स्टार्टअप में हैं आज पूरे वर्ल्ड में जी। हम 25,000 एनुअली साइंस पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजों में जो हम बदलाव पिछले 6 सालों में आया है, यही जो संदेश था कल प्रधानमंत्री का कि हम पिछले उपलब्धियों से खुश तो हैं, लेकिन हमको भविष्य में इससे कहीं बेहतर करके दिखाना है। तो अगर आज हम 3रे पोजीशन में नंबर ऑफ पब्लिकेशन में हैं, तो हमको टारगेट करना चाहिए कि हम और ऊपर जाएं, और यही संदेश है प्रधानमंत्री के कल के भाषण का। जी, जब आपने नंबर ऑफ पब्लिकेशन की बात की तो यहीं पर रिसर्च की बात हो जाए। बात क्वालिटी रिसर्च की भी होती है डॉक्टर अखिलेश, कि किस तरह से क्वालिटी रिसर्च हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने भी इस बात के लिए फोकस किया है। सरकार बहुत कोशिशें कर रही है और एक वैज्ञानिक सोच डेवलप करने की बात हो रही है। बात हो रही है कि जो रिसर्च पब्लिश हो वो क्वालिटी हो, उनमें नयापन हो। देखिए, तो ये भी इस दिशा में भी काफी काम किया है। 2013 या 14 में भारत की जो स्थिति थी क्वालिटी रिसर्च में, वो 13वें नंबर पे थी जी। और आज जो है वो 4 पायदान ऊपर जाकर के 9वें पोजीशन पे आ गई। तो ऐसा नहीं है उस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है, उस दिशा में भी काफी प्रयास हो रहा है। और जैसा कल प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया कि जो 3 मुख्य चीजें हैं, मुख्य बातें जिससे हमको आगे रिसर्च में, आगे विज्ञान में फोकस करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है कि हम एजुकेशनल सिस्टम जो इम्प्रूव, तो ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, उससे एजुकेशन सिस्टम को रिसर्च में कैसे कनेक्ट करें, और तो अच्छी रिसर्च क्वालिटी अपने इंस्टीट्यूशन में हो। दूसरा जो है इनोवेशन लेवल पे
जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनोवेशन हमको बहुत अर्ली स्टेज से शुरू करना पड़ेगा, जो अटल टिंकरिंग लैब की बात कर रही है। तो बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए जी। वो बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा जो ISF है, ये इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। और तीसरा उन्होंने जो मेंशन किया कि हम जो है वो किसी भी तरीके से ये जो इंडस्ट्री R&D और एकेडमिया का जो लिंकेज है, इसको बढ़ाएंगे, तभी हम टेक्नोलॉजी, साइंस को टेक्नोलॉजी से और आगे उस इनोवेशन के बाद मार्केट तक ले जा पाएंगे। जी। All right. Also, the Prime Minister has time and again emphasized on the role the youth can play in taking forward the ambitions, in taking forward the progress of the country in science and technology. So much so that he specifically mentioned about how new education policy will cater to these specific concerns. Mr. Shekhar Mande, I would want you to talk more about how important and crucial is the youth participation, specifically when we talk of attaining these ambitions, attaining and achieving the ambitions of being a global hub for science and technology ahead. Yes. So yesterday, when Honorable Prime Minister was talking about, he actually said that our biggest challenge is to be able to attract youth to science. Children and youth to science is one of the biggest challenges that we are facing today. And the new education policy goes to some extent in addressing this particular issue, in a sense that new education policy places emphasis on teaching methods which are not really textbook dependent, but what we call as an evidence-based teaching. If you are able to show students experiments, they can do things with your own hands, like Honorable Prime Minister was saying about adult tinkering labs, for example, then we will be able to actually attract youth and students to science much better. And we all are trying very hard to do that. And you would have heard that yesterday, on the first day of the India International Science Festival, we created a world record in which we had connected school children across India to make sundials, And sundials is a very fundamental scientific concept in which you have some sort of an object, either a stick or a ball, which points in a north-south direction and towards essentially the North Pole. And then the shadow of that, where it's a fantastic concept. It has evolved several years ago, several centuries ago, but yet when the children did, this is the kind of thing that actually tells you that we can infuse students and youth in this. So what the Honorable Prime Minister very correctly said is that for the nation development, for the applications of science and technology, for the development of society, it's a very important thing that we attract youth to science. Thank you. All right, I'll take this forward to Dr. Gupta. Dr. Gupta, what does it take what does it take to kindle the scientific temperament in children in young age? Because that would play a very important, vital role in nurturing the future scientists of the country. Your take on that? तो जैसा मांझी साहब ने बताया कि ये जो एक हमको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी कि आज क्यों हमको एक साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही। उसका रूट कॉज ये है कि आप देखिए विश्व की जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं जो एडवांस कंट्रीज में हैं, वो हमसे एक्सीलेंस में आगे इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो उनका पूरा पाठ्यक्रम है, जिस तरीके से एजुकेशन स्टार्ट होती है वहाँ, उससे हमारी एजुकेशन में काफ़ी भिन्नता है। और उसमें एक प्रमुख भिन्नता है कि हम इनोवेशन को, नवाचार को काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं और हम एजुकेशन लेवल के जो ग्रेजुएशन के भी बियॉन्ड हम उसको करते हैं जी। उसी की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल एम्फेसिस किया है कि अगर हम इनोवेशन अर्ली स्टेज से करेंगे और उसको जो है आगे के एजुकेशन सिस्टम से जब हम लिंक करेंगे
तो उसका उसका लाभ जो है वो उनको आगे, और इसी वजह से क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी इनोवेशन होएगा आगे चल करके जी। और इसी संदर्भ में उन्होंने और की बातें जो कही है क्वालिटी रिसर्च, उसमें एक चीज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि इसको संदर्भ में समझिए। भारत 25,000 PhD प्रोड्यूस करता है साइंस में आज के दिन में, और हमारी पोजीशन जो है अगर हम चाइना से और अमेरिका से कंपेयर करें तो चाइना जो है लगभग 34,000 प्रोड्यूस करता है और US 39,000 करता है जी। तो हम बहुत पीछे नहीं है, लेकिन कारण उसको रिसर्च क्वालिटी का एक प्रॉब्लम भी है कि उनकी जो PhD का क्वालिटी क्या होना चाहिए। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो 25,000 एनुअली PhD छात्र हैं उनमें जो क्वालिटी छात्र हैं वो विदेश चले जाते हैं पोस्ट डॉक्टरल के लिए या PhD के लिए जी। तो कल जो प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कैसे इन टैलेंटेड रिसर्चर को हम रिटेन कर पाए इंडिया में, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और इसीलिए जो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी बन रही है देश में जी। वो उसमें फोकस करना चाहती है कि हम कैसे क्या फैसिलिटेटिंग और इनेबलिंग मैकेनिज्म करें जिससे ये छात्र बाहर न जा करके हमारे देश में ही और उसी में उनको रिसर्च कंट्रीब्यूट करें और देश को आगे बढ़ाएं। जी। जब ये बात होगी तो सवाल ये भी आएगा कि किस तरह से, जैसे कहा गया कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं या जो नौनिहाल है उनके अंदर कैसे वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, क्योंकि शहर के बच्चे हैं उनके पास थोड़ी बेहतर एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन गांव में जो सुदूर गांवों में जो बच्चे रहते हैं जो शिक्षा से कहीं ना कहीं महरूम है उन तक ये कैसे पहुंचे वैज्ञानिक सोच, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल शेखर सी मंडे, आपसे साहब जानना चाहेंगे कि वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभाओं में निवेश करने की बात कही प्रधानमंत्री ने। भारतीय प्रतिभाओं में जो भारत के युवा हैं, जो देश के नौनिहाल हैं, उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धि, उनका उसमें उनकी विलक्षणता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ये जो निवेश की बात कही जा रही है क्यों और कैसे हो पाएगा, इसका कोई रूट मैप है क्या? कैसे ये संभव हो पाएगा? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना यही था कि हमारे जो लोग पूरे विश्व में जाते हैं तो काफी अच्छा नाम कमाते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि हम लोगों में किसी बुद्धिमत्ता से और प्रतिभा से कोई कमी नहीं है किसी देश के बराबर से। तो ये आपने भी सही कहा ये, लेकिन ऐसा होना संभव है कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे देहातों इलाकों में या शहरी इलाकों में अपॉर्चुनिटीज जो है वो शायद हो सकता है कि कम ज्यादा हो, और हमें इसलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि किस तरह हम लोग अवसर हर जगह बढ़ाए ताकि हमारे देहातों में भी, हमारे गांवों में भी, हमारे शहरों में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले इन चीजों की। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये काफी अच्छा रोल कर सकती है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि किस तरह हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरे देश में कोने कोने में फैला सके ताकि हमारे गांवों के भी जो युवा लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करके वहां पर भी समृद्धि ले आ सकते। जी मांडे साहब, सवाल फिर वहीं पर रह जाता है कि जो हमारे जो गांव से आ रहे हैं बच्चे, जो नौनिहाल हैं, उन तक वो कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, वो कैसे क्या वो नई शिक्षा नीति के तहत संभव हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? ये बात नई शिक्षा नीति में तो ये बात कही हुई है कि जो कि हम लोग टेक्स्ट बुक से हटकर थोड़ा एविडेंस बेस्ड लर्निंग पे जा रहे हैं, और प्लस नई शिक्षा नीति ने ये भी बोला हुआ है कि स्थानीय लैंग्वेजेस जो है, भाषाएं हैं, उनके भी भर दिया जाए। तो इन दोनों वजह से ये थोड़ा सहज हो जाएगा कि किस तरह हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांवों में भी ले जा सके अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, और एविडेंस बेस्ड छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अगर बच्चे कर पाए वहां पर, तो फिर बच्चों में रुचि पैदा हो सके इवन गांवों में भी। तो इसलिए टेक्स्ट बुक ले जाना वहां पे जो उसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एविडेंस बेस्ड उनको हम सिखा पाएंगे। जी
All right, I would also want you, since you're associated with the CSIR, sir, I would want you to elaborate and acquaint us with the India International Science Festival. It was launched in 2015 and it has come a long way. Acquaint our viewers with what are the objectives, what is it that, that is aimed at when such festivals are organized. Thank you so much. It was actually an idea of Dr. Harshvardhan ji in 2015 that we should celebrate science as festival. Our country, we are very proud that we celebrate lots of festivals. We have Lodi coming up. We just celebrated Dashera and Diwali. So we are actually fond of getting together and with great boisterous attitude and with great joy, we celebrate our festivals. And therefore, it is not unexpected that we should also celebrate achievements of our scientists and technologists. And with that sentiment in view, Dr. Harshvardhan ji, when he was the Science and Technology Minister in 2014-15, he suggested that let us try to do this. And that is actually began a journey. The first one was held in IIT Delhi. Then we went to National Physical Laboratory in Delhi. Then in Anna University, Chennai. The fourth one was held in Lucknow. And the fifth one last year in Kolkata. And we continued the journey this year. And because we are passing through a very difficult period, one of the most challenging periods that humanity is seeing right now, we decided that instead of meeting physically, we should still have celebration, but online. Now, when we celebrate the achievements of scientists and technologists, we must make sure that we do it in as easy language as possible. And we don't have a normal conference or lectures or something like that, but rather have many different aspects so that it is actually a festival kind of a color or festival kind of organization to this particular one. And we are very pleased that a large number of participants have been coming to all of this. Last year, the footfall in Calcutta was of the order of about 10 lakh. About 10 lakh people were able to visit the science festival in Calcutta. And this year, we have more than 1 lakh people who have registered online for the Indian National Science Festival. And that shows that if we decide upon ourselves that we want to celebrate achievements in a festive mood, it can be done. So in a sense, it is different than conferences and meetings and so on and so forth, but rather we are celebrating as a festival of science. That's the philosophy behind that. जी बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि 2020 सही मायने में विज्ञान और वैज्ञानिकों का वर्ष है, तो ये बिल्कुल सच साबित भी हो रहा है। एक बात फिर हम अपने अगर मूल विषय पर लौट कर आए कि किस तरह से मांडे साहब, किस तरह से जो आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान, किस तरह से उद्योगों और विज्ञान के बीच में एक परस्पर सहमति, एक समन्वय, एक संस्कृति विकसित की जा सके आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए। कैसे इस लक्ष्य को पाने में विज्ञान की भूमिका देखते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए? जैसे कि आपने सही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लैरियन कॉल जैसा दिया हुआ है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और ये कोविड-19 के वक्त और भी ज्यादा इससे हमारे सामने में आया है कि अगर हम आत्मनिर्भर होते उसी वक्त भी, तो हो सकता है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट हम पर कम होता। लेकिन आपने शुरुआत में ही देखा होगा कि शुरुआत में कोई 2-3 महीनों में जब हमारे देश में कोई पीपीई नहीं बनती, हमारे देश में कोई डायग्नोस्टिक किट नहीं बनती थी, ये सब बनना तुरंत शुरू हो गया और यहाँ तक आ गया कि हम लोग आज सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाते कि पीपीई किट्स हम लोग अब एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने क्लैरियन कॉल दिया था आत्मनिर्भर का, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के मार्फत हम लोग कर पाएंगे। और ये बहुत समझना जरूरी होगा कि आत्मनिर्भर अगर होना होगा हमारे देश को, तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी। जी, आत्मनिर्भरता की हम जब बात करते हैं तो हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा रही है, जिसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जी, हम लोग जब बात करते हैं हम पूरे विश्व का उसमें विचार करते हैं, सिर्फ हमारा विचार नहीं करते हैं। और इसलिए ये ग्लोबल वेलफेयर की इसमें जो परिकल्पना है, वो ग्लोबल वेलफेयर की परिकल्पना इसके लिए भी दी हुई है कि इसमें आत्मनिर्भर और ग्लोबल वेलफेयर ये दोनों अलग अलग एक ही कॉइन के अलग अलग पहलू हैं, और दोनों के इसलिए आईएसएफ में हम लोगों ने इसको समझकर इसे हम लोगों ने किया हुआ।
All right, at this point, we're joined in by our another guest in the show. We are joined in by Dr. Jayant Sahasrabudhe. He's National Organizing Secretary, Vibha. We welcome you, sir, to our show, Atmanirbhar Bharat. When we talk of Vibha, it was previously known as the Swadeshi Science Movement, and it is known for popularizing the sciences in a nationalist manner. And main aim is to rejuvenate the Swadeshi movement in this age of science and technology for the purpose of prosperity and for the purpose of success ahead. I would want you to talk more about it. This could not have been it could not have been a better time to talk about it than today, when the Prime Minister has been vehemently talking of going vocal for local. So put this together along with the aims, the ambitions, or the work which is being done by Vibha. I would want you to talk more and acquaint our viewers with how science and technology together can be taken forward in achieving a vocal for local. Yeah, it's a good thing, and we are very happy about our Prime Minister has given a clarion call of Atmanirbharta to the entire country. See, unless we make ourselves self-reliant in all aspects of our life, we won't be able to progress in a right manner in this world. And today, when we are actually moving towards the achieving the goal of sustainable development, all the mantras given by the scientific and technology fraternity to entire humanity, they are corresponding with this call of Atmanirbharta. Today, scientists say that if we want to have a sustainable development, then we should follow a mantra called as think global, act local. Yes. Similar manner, our Prime Minister has said we should be vocal to local. So it exactly matches with that kind of spirit. So we are all happy. There are many other things also. There is another mantra called as we need to live in harmony with nature. So we need to understand how our life will be consistent with the surroundings of ourselves. So that exactly leads to the same thing, vocal to local. So many such mantras are there given by modern science. So we need to understand the spirit behind that, and Vigyan Bharati is very happy because since its inception, we are talking about all these things, and now the entire world is actually working on those lines to achieve sustainability of life. So that's a great thing for us. जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता आपको जोड़ते हैं। जिस तरह से देखा गया कि भारत के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और प्रधानमंत्री ने कल कहा कि डेटा, डेमोग्राफी, डिमांड और डेमोक्रेसी भारत का मजबूत आधार है, यानी कि हमारे पास सारा जो मटेरियल है वो है, आधारभूत ढांचा तैयार है। कहीं चाहे टेम्परामेंट की कमी है, या फिर एक माहौल की कमी है, या फिर वर्क कल्चर की कमी है, किस तरह से इन चीज़ों को मोबिलाइज किया जाए, किस तरह से किया जाए कि ताकि हम ये जो सारा डेटा, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी और ये सारी चीज़ें, डिमांड वगैरह सब कुछ है हमारे पास, कैसे इसको हम आगे सफलता अर्जित करें, किस तरह से एक जो माहौल तैयार करने की बात कही जा रही है कि विज्ञान के मामले में हमारी जो है वो चल निकले मामला, ये कैसे किया जाए? डॉक्टर अखिलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, आप मुझसे ये प्रश्न मुझसे? जी जी। देखिए, जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो ये विषय रखा कि हमारे पास जो जरूरतें, जो डेटा, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डेमोक्रेसी जी का जिक्र किया, तो इसमें तो अगर आप उस चीज को आप देखें कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट चाहिए हाई टेक्नोलॉजी हाईवे में आगे बढ़ने के लिए, वो सब कुछ है हमारे पास जी। और तो आपने जैसा कहा कि जरूरत है तो साथ चलने की, सबको साथ लेके चलने की और एक समन्वय बनाने की। तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट
एकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलके अगर एक देश की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रगति के लिए काम करेंगे तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको साथ में मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी देखिए, अभी जो जिक्र अभी आपने जैसे किया कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का महत्व इसमें ये है कि हम अगर देखिए बहुत सी टेक्नोलॉजी हम आज इंपोर्ट करते हैं, हम लोग कहते हैं इसको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। हम इस इंपोर्ट जो बाहर से तमाम टेक्नोलॉजी चाइना से आती है, यूएस से और भी दूसरे देशों से आती है। अगर हम ये दो चीजों पे एम्फेसिस करें, जहां एक तो ये है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जी एंड टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन, ये दोनों चीजें अलग हैं। साथ ही साथ जो ग्रास रूट पे इनोवेशन चल रहा है वो जरूरी फॉर्मल कोई एजुकेटेड क्लास कर रहा हो, आईआईटी कर रहा हो, ऐसा नहीं है। वो इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे ग्रास रूट इनोवेशन हो रहे हैं, रूरल एरियाज में हो रहे हैं, रूरल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उनको कैसे फॉर्मलाइज किया जाए और उनको देश की प्रगति में उसको मार्केट तक ले जाया जाए, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन और उसको एक मार्केट तक ले जाए। ये अगर हमने कर लिया तो देश में एक टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता आएगी, और जिससे चूंकि अभी पूरे विश्व में ये बात समझ में आने लगी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बिकम द की ड्राइवर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दो चीजें हमारे देश को चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे सस्टेन किया जाए और कैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो अचीव किया है। ये सब संभव है। प्रधानमंत्री का जो संदेश है, क्लेरियन कॉल है कि हम इसमें इन सारी चीजों को अगर हम करेंगे तो आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे। So you're talking of indigenous technology and technology indigenization. Very aptly you explained, but at the same time the Prime Minister also gave a call to the global community to invest in Indian talent and innovations in India. At the same time he also highlighted how India has the brightest minds, but achieving Atmanirbharta, achieving self-reliance in the field of science and technology could be possible only when we retain these brightest minds in the country itself. And brain drain, how big a challenge is it to convert brain drain into brain gain? देखिए, इसको जरा सा ध्यान से समझने की बात है। तो हम अगर जो इंडिजिनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कोलैबोरेशन बंद करें, तो नेशनल कोलैबोरेशन बना रहेगा और बल्कि और आगे और उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। यहाँ पर जरूरत ये है कि जो प्रधानमंत्री ने हिंट किया है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है। पूरे अभी हमने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा वैभव समिट किया, 1 महीना चला ये, और हजारों की संख्या में भारतीय लोग जुड़े, एनआरआई भी जुड़े और भी दूसरे लोग जुड़े। क्या आइडिया क्या है? अगर तो आपने जो मेंशन किया ड्रेन टू ब्रेन गेन, पर एक और शब्द इसमें जुड़ा है, ब्रेन सर्कुलेशन। ब्रेन सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जहां जो भारतीय हैं, एनआरआई हैं, वो वहीं रहें और वो देश को कंट्रीब्यूट करें, इसको कहते हैं ब्रेन सर्कुलेशन। तो ये अगर हम किया जाए, अगर ये कॉल जो प्रधानमंत्री की है कि अगर विदेश में बैठे भारतीय भारत के इंडिजिनस डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी का उसमें सहयोग करें, तो उससे भारत का आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही साथ उनका देश के लिए जो एक सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है, वो उनका बढ़ेगा। ये एक प्रयास होने की तरफ जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कोविड के दौरान हमने ये अनुभव किया कि काफी भारतीय
भारत में R&D में कंट्रीब्यूट, रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वहां से बिना आए हिंदुस्तान ने वो वहां से ही कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आई थिंक इसको बढ़ावा देने से हमारा जो टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दोनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। जी जैन सहस्त्रबुद्धे जी, अगर ये समझना चाहें कि जब विज्ञान के जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, एमएसएमई और विज्ञान किस तरह से किया जाए? जो छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग भी हों, छोटे छोटे उद्योग हैं जो छोटे छोटे लोग उसको चला रहे हैं, कैसे वहां तक विज्ञान की पहुंच हो सके ताकि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा जा रहा है जिसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है, किस तरह से वहां विज्ञान का की जो लाभ है वो वहां तक पहुंच सके ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो साफ हो सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी भी उद्योग का जो आधार होता है वो तंत्र ज्ञान, प्रौद्योगिकी होता है जी। तो अपने देश में जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है या उसका जो भारतीयकरण हो रहा है, उसको अपने देश के लघु उद्योजकों तक पहुंचाने की बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए एक प्रकार से उद्योग जगत और अपने देश का विज्ञान जगत, इनके अंदर एक सेतु निर्माण की आवश्यकता बड़ी लगती है जी। आज इस दिशा में बहुत बड़े प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अपने देश में सबसे अधिक रोजगार निर्मित लघु उद्योगों के द्वारा हो रही है जी। बड़े बड़े उद्योग है वो स्वयं का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये कर सकते हैं, लेकिन लघु उद्योजक है, लघु उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वो स्वयं अकेले या एक दो व्यक्ति मिलकर स्वयं इस प्रकार का अनुसंधान नहीं कर सकते या नई नई बातें लेकर नहीं आ सकते जी। अपने देश में जो विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, उनका अगर सहयोग अपने देश के लघु उद्योजकों को मिलेगा तो ये एक अभाव है, उसको पूरा किया जा सकता है। इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए विज्ञान जगत, विज्ञान अनुसंधान केंद्र, टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र और अपने देश के एमएसएमई, इनको जोड़ने की बड़ी आवश्यकता लगती है और इस दिशा में कुछ अच्छे कदम शासन के द्वारा उठाए गए हैं। एक अच्छी बात है जी, बिल्कुल। All right, Mr. Mandey, I would want your inputs herein. The Prime Minister has talked of, channelizing the youth for the ambitions ahead. For achieving Atmanirbharta in the area. We've talked about brain drain, we've talked about brain gain, but at the same time, the Prime Minister also said that production linked incentive scheme also focuses on sectors related to science and technology. Now, when we talk of incentivization, a big challenge up the sleeves of the administration, up the sleeves of the government is also how to retain this inquisitiveness, how to retain this curiosity, channelizing or initiating. We can only take a horse to a pond, but it is the horse that has to drink the water. So how do you retain that temperament? How do you make sure that again, as I put the question to our other panelists, I would want you to also elaborate on that. How do we retain this brain drain back into the country? Yeah, so see, what happens is that scientists are inherently very creative people, and creative people, just like artists and performers and scientists, work best when there are no restrictions imposed on them or told them that this is the process they have to follow and things like that. So the creative minds always work best when they're allowed to do what they can do very free, right? Now, at the same time, much of our science is also funded by public funds, and that this is a great responsibility on the shoulders, that what you're actually receiving from the public, the support of the public, we must actually respect that and do whatever in the boundary lines of what public expects you to do. Now that creates all over the world, not only in India, that creates a bit of a conflict between the scientists and the science administrators. That's a very well recognized phenomena all over the world. Now the challenge is, how do you ensure that within these boundary conditions, the youth, they feel liberated and do what exactly they want to do, including the production linked incentives, including the applications of technologies in these PLIs, including promoting manufacture through science and technology,
and all of that actually are linked to this inherent conflict. And our challenge for people, especially in science administration, people like Dr. Akhilesh Gupta here or I, is essentially how do we balance the two together and yet allow the creativity of our scientists to plow, our youth and our children, so that they don't feel inhibited by the bureaucracy around all the processes, but yet they get to do what they want, and in the end is the society which benefits by this particular creativity. And that's exactly what we are all attempting to do. जी सहस्त्रबुद्धे जी, एक बात और देखने समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो या डिजिटल प्रगति की बात हो, भारत ने अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डिजिटल प्रगति के साथ वैश्विक उच्च तकनीक के विकास और क्रांति का केंद्र बन रहा है भारत, और इसको आगे टैप करने की, इसको बनाए रखने की जरूरत है। कैसे ये संभव हो पाएगा कि जिन कुछ क्षेत्रों में हम लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में शायद उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे ये एक समन्वय बनाना होगा कि जो जहां हम पीछे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उसको भी आगे लेकर आया जाए और समाज से विज्ञान को जोड़ा जा सके। एक बहुत बड़ी ये आवश्यकता है। मुझे और एक बात यहाँ जोड़नी चाहिए, ऐसा लगता है जी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिजिनाइजेशन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात हमें समझने की आवश्यकता है कि वी आर ऑल इंपोर्टिंग नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज ऑल्सो, एंड दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी शुड लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जी, तो इसके बारे में हमें बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आज अपने देश में केवल टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, जी, तो नॉलेज का भी इंपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो इसके बारे में विचार करने की बड़ी आवश्यकता रहेगी। आईटी क्षेत्र है, आदि क्षेत्रों में हम अच्छी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम सेवाएं पूरे विश्व को दे रहे हैं जी, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपने देश में इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जैसे टेक्नोलॉजी का इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए, उसी प्रकार से अपने देश में ज्ञान का भी सृजन होने की आवश्यकता है। जी, अपने देश में वर्तमान में जो विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान पढ़ाया जाता है, उसका सारा निर्माण विदेशों में हुआ है। जी, अपने देश का बहुत ही थोड़ा योगदान इसमें दिखाई देता है। इस पर भी गंभीरता से ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी सबको स्वाभाविक रीति से दिखाई देती है, क्योंकि अपने जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं वो लाती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी बड़ी बात है जिसके आधार पर तंत्र ज्ञान विकसित होता है। जी, उसको ध्यान में रखना चाहिए। यंत्र और तंत्र के पीछे जो मंत्र है, जी, उसका निर्माण भी अपने देश में होने की बड़ी आवश्यकता रहेगी, और तब तक अपना देश प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस पर भी हम सभी का बड़ा ध्यान होने की आवश्यकता है। जी, और इस विज्ञान के युग में विज्ञान के द्वारा जो एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, उसके द्वारा ज्ञान का निर्माण, ये बड़ी आवश्यकता रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इस दिशा में अगर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता हम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे है। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, अर्वाचीन ज्ञान है, चाहे वो वेद वेदांगों से निकल कर आया हो, जो हमारे दूसरे ग्रंथ शास्त्र रहे हों वहाँ से निकल कर आया हो, उनको आज के आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की ज़रूरत है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। इसको कैसे जोड़ पाएंगे, कैसे ये जो टेम्परामेंट है, इसको कैसे डेवलप कर पाएंगे अपने युवाओं में और ख़ासतौर पर ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण इलाकों में बच्चों में? ये बड़ी बात कही आपने, वेदों में विज्ञान है वगैरह, ये बातें है ही, लेकिन आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी अपने देश में ज्ञान की निर्मिति, इसके लिए बहुत बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अपने देश में जो विज्ञान की प्राचीन परंपरा रही है, उसमें से भी कई अच्छी बातें निकलती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, फ्रांस के कुछ लोग 10 साल पहले अपने देश में आए थे और वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी उपयोग में लाते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट उसमें से निकलता है, भट्टियों में से। तो वो ऐसा चाहते थे कि इस प्रकार का एक बक्सा बनाया जाए कि जहां पर ये परमाणु कूड़ा रखा जाए, और वो बक्सा, यानी जिसको हम जंग न होता हुआ लोहा, रसलेस आयरन कहते हैं, इस प्रकार की बात वो चाहते थे। और BARC में वहां के लोगों को वो बार बार पूछ रहे थे कि आपके पास ही एक इस प्रकार का ज्ञान है पूरे विश्व में,
जो एविडेंस बेस्ड है। भारत के अंदर ही इस प्रकार का दिल्ली में लोहे का स्तंभ मिलता है जो रसलेस आयरन है। आधुनिक विज्ञान आज इस प्रकार की बात अगर करना चाहेगा तो भारत से ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो पूरे विश्व में इसकी उत्सुकता है। अपने देश में इस प्रकार का ज्ञान विकसित हुआ तो उसको समझना, आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना इसकी आवश्यकता है। उसी के साथ साथ आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अपने भारत में भी प्रतिभाशाली लोग हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार का योगदान, जैसे सत्येंद्रनाथ बसु ने मौलिक कण होते हैं इस विश्व के, उसके बारे में ज्ञान निर्माण किया, उस प्रकार का आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी ज्ञान का निर्माण करने की बड़ी आवश्यकता रहेगी। और अगर प्राचीन विज्ञान की परंपरा के साथ आधुनिक विज्ञान को जोड़कर देखेंगे तो नए ज्ञान की निर्माण होने की अवश्य बात हमें मिल सकती है। जैसे योग एक विषय है, आधुनिक विज्ञान और योग का अगर हम मिलाप करेंगे, संवाद कराएंगे तो नया ज्ञान निकलेगा, क्योंकि डिसीज सेंट्रिक अनुसंधान, इसके बदले स्वास्थ्य केंद्रित अनुसंधान की बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसी कई मौलिक बातें उससे निकल कर आ सकती है और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ऐसे लगता है। All right, I will take forward that to Mr. Mandey as well. We're running short of time now. Very quickly, we'll have closing comments from all our panelists. Mr. Mandey, when we talk of the road ahead, you know, we've talked of the challenges, we've talked of how far have we come, but what about, you know, the road ahead when we talk of Atmanirbharta, when we talk of self-reliance in the field of science and technology? See, there is absolutely no doubt in my mind, or people like me, in our minds, is that to achieve Atmanirbharta in most of our sectors, industry, the small industries, startups and everything, production, all of it, there is a central role for science and technology to play. And what Jayanji correctly said, that this science and technology, if we can actually generate in our own country, and it can also be applied in our country, probably it will play a very major role in achieving that Atmanirbharta. If you recall, yesterday Honorable Prime Minister actually also said passingly is that science of today is technology of tomorrow. And therefore it's important that we do both. We generate knowledge here, that is science of today, and we apply that knowledge to generate technologies of tomorrow. So both of these are extremely important to do, and therefore it's important for all of us to get together, apply our minds and apply our efforts in doing this so that we achieve Atmanirbharta in its own letter and spirit. जी बिल्कुल। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, आपके आखिरी कमेंट्स चाहेंगे, किस तरह से आप हमारे दर्शकों के लिए, जो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे जिसको कहते हैं कि उद्योग से जुड़े हुए लोग, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके लिए, समाज से जुड़े हुए लोग, किस तरह से आप संदेश देंगे? क्या किस तरह से विज्ञान का वो प्रयोग करें, किस तरह से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया जा सके? In my opinion, I think to taking the cue from what Prime Minister said yesterday, in order to attract, nurture and strengthen and retain critical human power in the country, I think we must bring science to become people-centric, and India must position itself in the top 3 superpowers in the science and technology innovation area. We must bring excellence at the individual and the institutional level, and so that we become competitive and aspirant of the highest global recognition and an award in the world. And also we able to create, as Sras Guddeji mentioned, our own knowledge bank, which we can say that it generated by India. And so, in this direction, if you work, India will not be, it will not be very far from now that India become the Vishwa Guru in the science and technology and innovation area.
जी बिल्कुल, और इस सार्थक सकारात्मक संदेश और इस सोच के साथ इस कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेंगे। जिस तरह से कहा गया कि जो विज्ञान का प्रसार है उसी तरह से उसकी चर्चा भी अनंत हो सकती है। हमारे पास समय अब समाप्त हो गया है। हम अपने खास मेहमानों का शेखर सी बांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया, जयंत सहस्त्रबुद्धे जी आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर अखिलेश गुप्ता आपका भी शुक्रिया। आप आए और आपने इतने सार्थक सकारात्मक चर्चा पे हिस्सा लिया। All right, so those were our guests talking more about the road ahead, the journey which we've had so far when we talk of how the nation has progressed using science and technology and what needs to be done ahead to maintain the momentum and to achieve self-reliance and Atmanirbharta in all the sectors wherein science and technology would play a very crucial and an important role. So on that note, we'll end this edition of Atmanirbhar Bharat here today. Thanks for watching. Bye-bye. बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में एक फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? थैंक्स। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव है कि वहाँ पर पैराशूट से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं दो टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।